जब कोई कंपनी लाभ कमाती है तो उस लाभ में से कुछ भाग लाभांश के रूप में अंशधारियों में बांट देती है, जिसको हम डिविडेंड कहते हैं। ये लाभांश पूर्वाधिकार अंशधारियों और समता अंशधारियों को दोनों को दिया जाता है। उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है, जो लाभ का भाग बचता है, वो रिजर्व या संचयों में ट्रांसफ़र किया जाता है। जैसे जनरल रिजर्व है, सिंकिंग फंड है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड है, ये तमाम ऐसे फंड हैं जहां ये बांट दिए जाते हैं। ये अगर संचय कंपनी उपयोग नहीं कर पाई, रिजर्व का उपयोग नहीं कर पाई, तो वह एक्युमुलेट होता जाता है, वो इकट्ठा होता जाता है। और ये जब कंपनी में इकट्ठा हो जाए संचय और आधिक्य, तो कंपनी के लिए ये अति पूंजीकरण या ओवर कैपिटलाइजेशन की हालत उत्पन्न हो जाती है। तो कंपनी क्या करती है, अति पूंजीकरण और कम पूंजीकरण दोनों कंपनी के लिए हानिकारक होता है। तो उससे बचने के लिए ये जो जब रिजर्व ज़्यादा हो जाए तो वो अंशधारियों में उसका अतिरिक्त वितरण कर देती है, बांट देती है, जिसको ये बोनस या अधिलाभांश कहते हैं। मतलब कि एकत्रित लाभ वो होते हैं कि जो अंशधारियों में लाभांश बांटने के बाद जो बचे हुए लाभ के पार्ट हैं संचयों में, उसको हम एकत्रित लाभ कहते हैं। और इसको कंपनी जो है अपने अंशधारियों में बोनस के रूप में यानी अतिरिक्त लाभ के रूप में बांटती है, जिसको हम बोनस या अधिलाभांश कहते हैं। तो कंपनी जब ये अधिलाभांश घोषित करती है तो उसका भुगतान वो दो तरीके से कर सकती है। एक तो नकद भुगतान करे और दूसरा अंश जारी करे। जब ये भुगतान या पेमेंट अंशों के रूप में किया जाता है, यानी नए अंश जारी करके, अगर कंपनी नए अंश कैसे जारी करेगी, जब उसके पास अथराइज्ड कैपिटल और पेड अप कैपिटल में डिफरेंस होगा। यानी अथराइज्ड कैपिटल अभी पड़ी होगी अंशों को जारी करने के लिए, पेड अप कैपिटल उसकी कम होगी और अथराइज्ड अधिकृत पूंजी अधिक होगी, तो उस अथराइज्ड कैपिटल को लाभांश के रूप में बांट सकती है अंशधारियों में। तो ये जो लाभांश के रूप में भुगतान किया जाएगा नए शेयर के जरिए, तो उसको हम बोनस शेयर कहते हैं। अब इसका असर क्या होता है कि रिजर्व एंड सरप्लस में से जब हम बोनस का डिक्लेरेशन करेंगे तो वो उतना कम हो जाएगा, लेकिन वो जा कर के पेड अप कैपिटल में बढ़ जाता है, क्योंकि बोनस जो है के रूप में वो शेयर के रूप में जुड़ जाते हैं शेयर कैपिटल में। तो इस तरीके से उनका टोटल जो शेयर होल्डर फंड होता है, जिसमें हम शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस दोनों शामिल करते हैं, इस पर कोई अंतर नहीं पड़ता। क्यों कि रिजर्व एंड सरप्लस से एक तरफ घटा और दूसरी तरफ पेड अप शेयर कैपिटल में बढ़ गया, तो इसको हम अधिलाभांश अंश कहते हैं। अब अगर इस अधिलाभांश यानी बोनस का भुगतान नकद में किया जाता है तो इसका क्या इफेक्ट होता है कि एक तरफ जो रिजर्व एंड सरप्लस है वो कम हो जाता है और दूसरी तरफ जो है इनका कैश एट बैंक या कैश इक्विवेलेंट जिसको कहते हैं वो कम हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो शेयर होल्डर्स फंड है यानी जो जिसको हम ओनर्स इक्विटी कहते हैं वो कम हो जाती है, और जो ओवर कैपिटलाइजेशन की अगर स्थिति है तो वो दूर हो सकता है। तो अब जो बोनस है, मेन चैप्टर आपका है बोनस ये शेयर यानी अधिलाभांश अंश। इसको घोषित करने के लिए कंपनी अधिनियम 2013 में कुछ प्रावधान दिए गए हैं। कंपनी अधिनियम 2013 के जो प्रावधान दिए गए हैं धारा 63 यानी 68 के अनुसार, वो क्या प्रावधान है कि कंपनी के पास अधिलाभांश बांटने के लिए मुक्त संचय यानी फ्री रिजर्व होने चाहिए। फ्री रिजर्व का मतलब जिसको लाभांश के रूप में बांटा जा सके। दूसरा ये कि अधिलाभांश निर्गमन के लिए संचयों का उपयोग कहाँ से कर सकते हैं, कौन कौन से संचय होंगे, रिजर्व होंगे। एक तो फ्री रिजर्व,
फ्री रिजर्व में क्या है ये अभी नीचे बताया जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जो शेयर अधिमूल्य पर जारी किए गए हैं, या फिर उसके बाद जो है आपका कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व जिसको कहते हैं, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व जिसको कहते हैं। इसके बाद अधिलाभांश अंश के भुगतान में ये हम उसका उपयोग नहीं कर सकते जो असेट्स के रीवैल्यूएशन के कारण जो प्रॉफिट कंपनी ने अर्न किया है। रीवैल्यूएशन के कारण कंपनी को जो लाभ हुआ है उसका उपयोग कंपनी अधिलाभांश इशू करने के लिए नहीं कर सकती। तीसरा ये कि जो रिजर्व एंड सरप्लस है उसको बोनस शेयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या शर्तें हैं, क्या कंडीशन है, वो बता रहे हैं कि अंतर्नियमों से कंपनी को अधिकार मिलना चाहिए। अगर कंपनी के अंतर नियम ये अधिकृत करते हैं तो ही जो है वो अपना इसका बंटवारा बोनस शेयर का कर सकते हैं। इस उद्देश्य के लिए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनके जनरल मीटिंग में एक प्रपोजल पास होना चाहिए। इसके बाद कंपनी को कोई फिक्स्ड डिपॉजिट या कोई डेब्ट्स है या उस पर जो बकाया इंटरेस्ट है उसके लिए उसको डिफ़ाल्टर नहीं होना चाहिए, तभी वो बोनस शेयर को इशू कर सकती है। इसी प्रकार से कंपनी के ऊपर किसी भी एम्प्लॉय का, किसी कर्मचारी का कोई डिफ़ॉल्ट पेमेंट नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर कर्मचारी का पैसे बाकी हैं, कंपनी नहीं भुगतान कर पा रही है, तो ये बोनस शेयर नहीं डिक्लेयर कर सकती। तो इसके अलावा जो कंपनी के पास पार्टली पेड शेयर हैं उनको ये फुल्ली पेड करने के लिए भी बोनस का उपयोग कर सकती है, यानी नए बोनस शेयर न इशू करके बल्कि पार्टली पेड को फुल्ली पेड में इशू कर सकती है। इसके अलावा जब एक बार कंपनी बोनस शेयर डिक्लेयर कर देगी, अधिलाभांश अंश घोषित कर देगी, तो उसका जो है फिर से वापस नहीं ले सकती उस अपने निर्णय को कि मतलब हम आगे नहीं बांटेंगे। इसके बाद जो लाभांश हैं, जो डिविडेंड डिक्लेयर किया कंपनी ने, उससे बोनस शेयर इशू नहीं किए जा सकते। तो इस तरीके से जो अधिलाभांश के संबंध में शर्तें दी गई हैं। इसके बाद ये कौन कौन से सोर्स हैं जिनसे बोनस शेयर को इशू किया जा सकता है। इसमें अधिलाभांश अंश निर्गमित करने के लिए केवल उन्हीं हम संचयों का उपयोग कर सकते हैं कि जिसमें कंपनी ने लाभों को अर्जित किया है। जैसे उदाहरण के लिए बताया गया कि कंपनी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अर्न कर रही है उसी का उपयोग कर सकते हैं। असेट्स के रीवैल्यूएशन के कारण जो इनको प्रॉफिट हुआ उसका उपयोग बोनस शेयर के रूप में कंपनी नहीं कर सकती। तो ऐसे कारण से जो लाभ बचे हैं कंपनी का डिविडेंड देने के बाद, जहाँ जहाँ ये रखी है जिस रिजर्व में, उनके नाम कुछ यहाँ दे जा रहे हैं। एक तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता था, अब वो कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनता है। उसमें अगर सरप्लस है यानी क्रेडिट बैलेंस है तब वो बांटेंगे। इसके बाद जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड है, रेवेन्यू रिजर्व है या जिसको हम फ्री रिजर्व कहते हैं, सिंकिंग फंड, सिंकिंग फंड या डिवेंचर रिडम्पशन फंड, जो डिवेंचर के रिडम्पशन के लिए बनाया गया है सिंकिंग फंड, उसका उपयोग कर सकती है कंपनी, लेकिन डिवेंचर का पेमेंट होने के बाद ही कर सकती। इसके बाद कंपनी डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व जिसको कहते हैं, विकास छूट संचय या इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, ये दोनों जो हैं क्या हैं कि कंपनी अपने विकास के लिए रिजर्व बना लेती है। इन्वेस्टमेंट जो कंपनी लॉ के अनुसार ज़रूरी होते हैं वो बनाने, उनका उपयोग इसमें कर सकती है। और इसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट है, यानी कि जो शेयर जारी किए गए प्रीमियम पर उस पर जो कंपनी ने लाभ कमाया है। और फिर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट का उपयोग कंपनी कर सकती है। तो इस तरीके से ये 8-9 जो रिजर्व हैं, फ्री रिजर्व जिनको हम नाम लिए हैं, उनका उपयोग कंपनी बोनस शेयर से कर सकती है। अब इसके संबंध में कंपनी अपने यहाँ जर्नल एंट्री क्या करती है। सबसे पहले तो ये है कि कंपनी जब बोनस डिक्लेयर करेगी तो उस समय क्या एंट्री करती है। बोनस डिक्लेयर करते समय किन खातों से, किन संचयों से बोनस डिक्लेयर किया जाएगा उसको ये डेबिट कर देते हैं।
क्यों डेबिट करते हैं कि जो प्रॉफिट या रिजर्व होते हैं वो क्रेडिट होते हैं, जब उनको हम घटाएंगे तो वो डेबिट हो जाएंगे। इसमें आपका जैसे आपने पहले लिखा है इसमें सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, तो यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो जाएगा, जनरल रिजर्व डेबिट हो जाएगा। डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, ये क्या होता है कि लाभांश समता कोष, लाभांश को बराबर रखने के लिए कोष बनाया जाता है, वो अगर है तो उसको डेबिट किया जा सकता है। अदर रिजर्व, जहाँ से ये कंपनी अपने बोनस को डिक्लेयर करेगी उसको डेबिट कर देंगे और टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ये कॉमन एंट्री है, चाहे पेमेंट का कोई भी तरीका। तो इस तरीके से आपकी पहले ये एंट्री होती है। दूसरी एंट्री है इशू ऑफ बोनस शेयर विद प्रीमियम। अगर जो बोनस शेयर इशू किए गए हैं एट पार भी हो सकते हैं, एट प्रीमियम भी हो सकते हैं। अगर एट पार होगा तो बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कवर करेंगे, और अगर प्रीमियम पर होगा शेयर इशू तो बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ये क्रेडिट करेंगे। तो ये जब बोनस शेयर इशू करेंगे तो उस कंडीशन में प्रीमियम का अमाउंट प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व रखेंगे, और कैपिटल अगर मान लीजिए प्रीमियम नहीं है तो केवल बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर कंपनी अब पहले से पार्टली पेड शेयर हैं उनको फुल्ली पेड में करना चाहती है तो ये क्या करेंगे कि पहले तो फाइनल कॉल का अमाउंट ड्यू करेंगे, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट करेंगे। ये ड्यू करने के लिए फाइनल कॉल का अमाउंट हो जाएगा। अब उस फाइनल कॉल को बोनस शेयर में एडजस्ट करेंगे। पहली एंट्री आपने किया बोनस शेयर टू शेयर होल्डर को क्रेडिट किया है, जब एडजस्ट करेंगे तो बोनस टू शेयर होल्डर डेबिट हो जाएगा और टू शेयर फाइनल कॉल हो जाएगा। और अगर मान लीजिए बोनस का पेमेंट ये नकद करते हैं तो एंट्री हो जाएगी बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अकाउंट। तो इस तरीके से आपका ये जो बोनस शेयर कंपनी कैसे बांटती है, बोनस शेयर क्या है और इसके संबंध में जर्नल एंट्री कैसे की जाती है कंपनी की बुक्स में। हमें आशा है कि हमारा ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। आप हमें लाइक करेंगे और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे ताकि आगे वाले चैप्टर भी आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। जब कोई कंपनी लाभ कमाती है तो उस लाभ में से कुछ भाग लाभांश के रूप में अंशधारियों में बांट देती है, जिसको हम डिविडेंड कहते हैं। ये लाभांश